सब लोग जो है आंसर इस ग्रुप में भेजा करो। यूनिटी आईएएस अर्जुन राइटिंग वाला बैच पीडीएफ है, इसमें भेजा करो, व्हाट्सएप पे मत भेजा करो। ये प्रीति का है, ये काजल का, ये महक का है। चलो ठीक है, सबसे पहले प्रीति का पढ़ते हैं। प्रीति बिना देखे लिखी हो? प्रीति हाँ सर। बिना देखे लिखी हो ना? हाँ बिना देखे। चलो ठीक है, तो ये आज का टॉपिक भी है अपना 2015 सेक्शन बी का टॉपिक भी है, तो इस पर डिस्कस भी करेंगे अपन, ठीक है। वे सपने, क्या हो गया? वे सपने जो भारत को सोने न दे, ठीक है। वो कौन से सपने हैं जो भारत को सोने नहीं दे? याद करो, अब्दुल कलाम का एक स्टेटमेंट है कि सपने वो है जो आपको नींद नहीं आने दे, मतलब ऐसे करके एक स्टेटमेंट है, तो उससे शुरुआत करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। हम तो आज़ाद हुए थे आधी रात को और सवेरा अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। किसी कवि की यह वेदना हमें नाट्य प्रतीत हो सकती है। ट्राई करो कि जो आप जानते हो उसी के बारे में लिखो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, पर ज़्यादा अच्छा रहता है कि अगर आप आइडेंटिफाई करके लिखते हो तो। परंतु एक भारतीय नागरिक होने के नाते अगर हम ईमानदारी पूर्वक अपने देश के 77 वर्ष की यात्रा पर गौर करें तो यह कहना उचित होगा कि 77 वर्ष हो गए, 24, 50, 74, 377, ठीक है। भारत ने जो सपन आज़ादी के समय देखा था वो अभी पूर्ण नहीं हो सका है। इस तथ्य को समझने से पहले ये जानना आवश्यक होगा कि स्वाम होता क्या है। स्वप्न, भारत का स्वप्न क्या है, क्या था और क्या है, वहीं भारत ने इसे कहाँ तक पूर्ण किया है और क्या पाना बाकी है। जैसा कि डॉक्टर एपीजे कलाम ने कहा है कि सपने वे नहीं जो हम नींद में देखते, सपने हैं जो हमें सोने नहीं देते। यही वाला स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा था। इसको अगर इससे स्टार्टिंग करते तो और ज़्यादा अच्छा रहता। सही है, तो आपने इन्वॉल्व कर लिया इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही। इसी प्रकार भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का सपना था। उन्होंने सपनों के स्वतंत्र भारत में एक सवाल के जवाब में न्यू इंडिया में लेख लिखा था कि मैं एक ऐसे भारत का निर्माण करूंगा जहां गरीब से गरीब भी कहे कि यह देश हमारा है और हमारे राष्ट्र के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। स्वप्न था स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, नायकों का, जिन्होंने आज़ाद भारत का सपन देखा था। उन्होंने उसे पूरा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, जैसे लाला लाजपत राय, भगत सिंह, नेताजी इत्यादि। लोगों अपने सपन को देखो, यहाँ पे सेंटर इन्फॉर्मेशन देखो। नेताजी इत्यादि लोगों ने अपने सपन को पूर्ण किया। संविधान निर्माताओं ने भी स्वप्न को मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार नीति निर्देशक के द्वारा पूरा करना चाहा। इसी प्रकार आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्र बनने के लिए, सपन को पूर्ण करने के लिए एक राष्ट्र में सभी बेहतर सुविधाएं, जो समान अवसर, जीवन की बुनियादी सुविधाओं तक सस्ती दरों पर स्वास्थ्य देखभाल, भोजन की उपलब्धता के साथ इत्यादि उपलब्ध हो। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती थोड़ा अच्छे से लिखा करो, बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। फिर भी सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से 5वें स्थान पर होने के बावजूद आज भी समाज में एक बड़ा वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। वैश्विक स्तर पर भी भारत का कृषि में दूसरा स्थान होने के पश्चात भी हम किसानों की आत्महत्या, भूखमरी की समस्या का सामना करते हैं। इन समस्या पर सरकार विशेष प्रयास कर रही है। साथ साथ सरकार देश की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वह अपने सपन को पूर्ण करने में पिछड़ी हुई है। लेकिन कुछ राज्य जैसे केरल, राजस्थान आदि राज्यों में पहले की अपेक्षा साक्षरता दर काफ़ी बेहतर हुई है। राजस्थान में इतनी अच्छी होगी क्या? जो केरल में चलो माना भी जा सकता है, मुझे नहीं लगता राजस्थान में इतना अच्छा हुआ। नहीं सर, इसमें भी मतलब कुछ हुआ है पहले की अपेक्षा सुधार। अपन तो ज़्यादा ट्राई करो कि टॉप पे जो है वो लिखो, या फिर आप डाटा शो करो कि वहाँ पहले इतना था आज इतना हो चुका, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। इसके लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं भी चला रही है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, नवोदय विद्यालय, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लोटो शिविर, और अधिक से अधिक बच्चों को आकर्षित करने के लिए मिड डे मील जैसी योजना के माध्यम से शिक्षा के स्तर में बेहतर सुधार हुआ है। इसके साथ साथ भारत सरकार महिलाओं के सुरक्षा के स्वप्न को भी साकार कर रही है। जैसा कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर थी, वैदिक काल में महिलाओं को जीवन के सभी पहलुओं को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त था। पतंजलि और के कात्यायन
कात्यायन है। हाँ, जैसे व्याकरणविदों के सुझाव से ज्ञात होता है कि प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षित किया जाता था, लेकिन मध्यकाल में विदेशी मुसलमानों द्वारा ये मत लिखो, इसकी जगह रखो कि मुस्लिम आक्रांता जो थे, ये सही नहीं है बट ठीक है, थोड़ा ध्यान से बच्चों, और अभी तो खास तौर जिस टाइप का माहौल चल रहा है उसमें तो खास तौर से द्वारा देश पर आक्रमण के साथ साथ महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है। कई मामलों में हिंदू लड़कियों की शादी कम उम्र से पहले कर दी जाती थी और हिंदू महिलाओं को शिक्षा से वंचित भी कर दिया गया। बहुत कम महिलाओं को, ऐसा नहीं है हिंदू महिलाओं की समस्या ही है, बाल विवाह सबकी समस्या है, तो यहाँ पे ये मत लिखो। मुस्लिमों में जाके देखो, वहाँ पे भी कम उम्र में शादियाँ होती है। क्रिश्चियनिटी में जाके देखो, वहाँ पे भी यही होता है। बहुत कम महिलाओं को अवसर प्राप्त थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से भी अपनी भूमिका निभाई। आज भारत के संविधान में कई प्रावधान हैं और सरकार महिलाओं की स्थिति के उत्थान के लिए कई कानून बनाए, लेकिन उचित कार्यान्वयन अभी भी एक सपन है। आज के इस आधुनिक युग में हम मंगलयान तक जाने का रास्ता सोच सकते हैं और लागू कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण समाज में आज भी हमारी बेटियां माँ के गर्भ से यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में विफल रहती है। बहुत अच्छी लाइन है। समाज में आज भी अक्सर महिलाएं घरेलू हिंसा, शिक्षा की कमी, चिकित्सा संसाधनों की कमी, कन्या भ्रूण इत्यादि का शिकार हो रही है। महिला चाहे वो घर के अंदर हो या बाहर, दिन ब दिन रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में हुए कोलकाता रेप केस ने पूरे देश में तहलका मचा दी है। आए दिन तमाम घटनाओं की वजह से जो माता पिता अपने बच्चों के प्रति उदार है, वे भी उन्हें शिक्षित करना चाहते हैं, लेकिन वे भी उन्हें बड़े शहर भेजने से हिचकिचाते हैं। आज भी महिलाएं इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों की तरह स्वतंत्र नहीं है। उनके स्वप्न और अधिकारों पर अंकुश न लगे, इसके लिए सरकार कई कानून पारित किया है, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, यौन अपराध से बच्चों की रोकथाम अधिनियम 2012 इत्यादि। प्रत्येक नागरिक सफलता प्राप्त करने के लिए कहीं से कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसा रास्ता अपनाते हैं जो उन्हें उनके कर्तव्य पथ से विचलित कर देता है, जैसे पूजा खेड़कर, पूजा सिंघल जैसे नागरिकों ने भारतीय संविधान सभी को उनके कौशल और ज्ञान के आधार पर लिंग, जाति, रंग आदि के बावजूद उन्हें समान अवसर प्रदान कर अपने कार्य क्षेत्र में अपने सपन को पूरा करने का उचित पल देता है। लेकिन लोग अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों पर लिप्त हो जाते हैं। भ्रष्टाचार एक गहरी जड़ वाली समस्या और हम सब इसका एकमात्र समाधान है। हमें इसके कारणों से को जानना और इसके रोकने के सपन को पूरा करना चाहिए। भारत को आतंक मुक्त राष्ट्र बनाने के सपन को हमारे बहादुर सैनिक दुश्मनों के हमलों का मुकाबला करते हुए शांतिपूर्ण देश बनाने का प्रयास करते हैं। आए दिन नक्सलवादी भारत के सीमाओं पर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। भारत की सीमाओं पर नहीं, भारत की सीमाओं के अंदर नक्सलवादी तो अंदर ही है, ये चीज याद रखो। वही हिंसा और दहशत पैदा कर राष्ट्र की शांति को भंग करने का प्रयास करते रहते हैं। पुलवामा हमला, उरी हमला, मुंबई हमला जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं। देश की रक्षा के साथ साथ भूख और कुपोषण की समस्या भी चिंता का विषय है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों की समस्या की स्थिति दयनीय है। समुचित उपलब्धता न हो पाने के कारण मरीजों के स्वास्थ्य की भांति देखभाल नहीं हो पाता है। थोड़ा सेंट इन्फॉर्मेशन अच्छा करो। और निजी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं की कीमतें आत्मसम्मान को छूती है और चिकित्सा अभाव के कारण हर दिन लोगों की मौत हो जाती है। भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास क्षेत्र में भी अपने सपनों साकार कर रहा है। जैसे भारत ने पहली बार स्वदेशी निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का भी परीक्षण किया, चंद्रयान मंगलयान उपग्रह का भी परीक्षण किया। यह एक विकासशील राष्ट्र के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र को लेकर भी भारत अपने सपन को पूरा करने का लगातार प्रयास कर रहा है। जैसे 1986 के पर्यावरण संरक्षण की नीति 2017 तक भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। कोविड महामारी के दौरान भारत वैक्सीन बनाकर न सिर्फ अपने सपन को पूर्ण किया, जबकि वैश्विक स्तर पर क्रांति ला दी है। और कोविड काल के दौरान एक सोए हुए सपने को जगाकर आत्मनिर्भर भारत के सपन को उजागर किया, जो हर एक नागरिक के द्वारा पूरा हो सकता है, न कि सिर्फ सरकार के प्रयास से। भारत सरकार अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई प्रयास किया और आगे भी कर रहा है, जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, सतत विकास, मेक इन इंडिया, पीएम गति शक्ति योजना इत्यादि। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम एक भीषण महामारी में वैक्सीन बनाकर सामान्य जीवन में वापस आ सकते हैं, तो भारत के सपन को भी साकार कर सकते हैं। यदि प्रत्येक नागरिक अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य को याद रखे, तो निश्चित ही 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपन पूर्ण कर लेंगे। राष्ट्र के सपन बड़े हैं और उम्मीद भी, कुछ पूर्ण हुए तो कुछ बाकी है। वास्तविक रूप से इन सपनों को साथ मिलकर पूर्ण किया जा सकता है। तो हम गर्व के साथ कहेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। चलो ठीक है,
पर डायमेंशन कम है, थोड़ा वो ध्यान रखो। दूसरी बात, आपने समस्या ही बताई है, समाधान नहीं बताया है। चलो ठीक है। सपना क्या नाम है, महक बताइए, इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? ये तो आज का टॉपिक भी है अपना सेक्शन बी का। बताइए महक, कौन से सपने हैं जो भारत को सोने नहीं देते? बताइए महक। एक मिनट रुको, बता रही हूँ। भारत का जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिस टाइम पे भारत को स्वतंत्रता मिली थी, उन्होंने स्वतंत्रता मिलने के बाद अपने एक भाषण में कहा था कि आज रात जब 12 बजे का घंटा बजेगा तब पूरे विश्व तो सो रहा होगा, किंतु भारत जीवन और स्वाधीनता के मार्ग की ओर अग्रसर होगा। हम सभी को इस पुनीत क्षण में भारत और उसकी जनता की सेवा के प्रति समर्पित होने का संकल्प करना चाहिए। आज भारत का दुर्भाग्य काल समाप्त हो जाएगा और वह अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। जिस उपलब्धि की खुशी आज हम मना रहे हैं, उसके लिए हमने लगातार प्रयास करने होंगे ताकि जिन संकल्पों को करने का वादा हम करते आए हैं उन्हें पूरा किया जा सके। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन संकल्पों को पूरा करने की बात की थी, उनमें सबसे अधिक गरीबी निवारण और बेरोजगारी की समस्या पर उन्होंने बल देने को कहा था, क्योंकि उस समय भारत ब्रिटिश के जो उपनिवेश था उससे आजाद हुआ था। उस समय भारत के जो गरीबी थी वो चरम सीमा पर थी और साथ में जो पाकिस्तान अलग बन गया था और जो विस्थापन की समस्या थी वो भी साथ में बढ़ती जा रही थी। विस्थापित लोग इधर आए थे, उनको पुनर्स्थापना करवानी थी, यानी ये सारी समस्याएं भारत के सामने प्रमुख रूप से बनकर खड़ी हो गई थी। किंतु अगर आज स्वतंत्रता के 73 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी हम देखते हैं कि हमारे सामने ये जो समस्या है वो मतलब इसमें ज्यादा सुधार नहीं हुआ। वर्तमान में भी गरीबी और बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने वैसे ही खड़ी है, किंतु इसके साथ साथ जो वर्तमान की समस्या है वह भी इसमें शामिल होगी, जैसे निरंतर जनसंख्या का बढ़ना, भ्रष्टाचार की समस्या, समावेशी विकास की समस्या, लैंगिक समानता की समस्या, आतंकवाद की समस्या और इत्यादि समस्याएं प्रमुख उभर कर हमारे सामने आएगी। सबसे पहले समावेशी विकास क्या होता है? समावेशी विकास वह है जिसमें वर्तमान की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ जो आगे आने वाली पीढ़ी है हम संसाधन का इस तरह से यूज करें कि उनका भी विकास हो सके। और इस समावेशी विकास में केवल किसी एक दल या एक लिंग या फिर एक जाति के लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता। इसमें जाति के लोग, सभी धर्म के और सभी के लोग शामिल होते हैं कि सभी का समावेशी विकास हो सकता है। समावेशी विकास का सबसे प्रमुख जो टारगेट है वो गरीबी निवारण करना है। आज गरीबी एक ऐसा कलंक होता है जिसमें जो लोग है वो अपना गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पाते और ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन करता है। गरीबी के कारण व्यक्ति शिक्षा, भोजन की कमी, खराब स्वास्थ्य जैसे मूलभूत समस्याओं से ग्रसित रहता है, या वो अपने वास्तविक जो व्यक्तित्व है उसको पूर्ण नहीं कर पाता। गरीबी के समस्या के कारण व्यक्ति भ्रष्टाचार हो जाता है। कई बार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति गलत मार्ग का अनुसरण करता है, जिससे वो उसका मूल उद्देश्य रहता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, वो सही गलत का निर्धारण करना भूल जाता है। इसलिए और फिर अन्य समझता है समाज में महिलाओं को केवल घरेलू कार्य के लिए योग्य माना जाता है। उनको हर क्षेत्र में सबसे पहले तो अयोग्य ही समझा जाता है कि ये महिला ये क्या करेगी, ये नहीं कर सकती, ऐसे समस्या उसके सामने खड़ी होती है। लेकिन जैसे कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल ऐसी महिलाओं के उदाहरण भी हमारे सामने आए हैं जिन्होंने अपने प्रतिभा के बल पर अपने आप को हर जगह पे स्थापित किया है। इसलिए हम जिस ओपन का जिक्र करना चाहेंगे उसमें समावेशी विकास, महिलाओं की स्थिति में सुधार और पर्यावरण इत्यादि पर बल दिया जाए। और निष्कर्ष कि ब्रिटेन काल की गुलामी से लेकर स्वतंत्रता तक भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो सपन देखा था अभी वह अधूरा है। इसमें लोगों के आकांक्षाएं और भावनाएं जुड़ी हुई है, इसलिए हमें इसको पूरा करने का बंद करना चाहिए। अच्छा, आपने डायमेंशन कम बनाया। अमित, तुम कुछ बोलोगे? नहीं है सर, और कुछ तुम दोनों के अलावा कोई है ही नहीं? देखो, चलो एक बार इसको रहने देते, तुम्हारी कॉपी चेक कर देता हूँ, फिर देखते हैं उसको।
महक। अच्छा, यहाँ से शुरू ही हो रहा है कि चलो, कल वाला ऐसे था। किसी संस्था का चरित्र चित्रण उसके नेतृत्व में प्रतिबंधित होता है। किसी भी संस्था का काफ़ी हद तक सफल या असफल होने का प्रश्न उसके नेतृत्वकर्ता पर निर्भर रहता है। अर्थात एक सफल नेता वही है जो अपनी टीम को साथ लेकर आगे चल सके। एक अच्छे नेतृत्वकर्ता में विभिन्न गुणों का समावेशन होते हैं, चाहे वह किसी क्षेत्र से जुड़ा हो, जैसे खेल, शिक्षा, सरकार, राजनीति, विज्ञान। जब तक यह निम्न गुण उसमें नहीं है तब तक उसका सफल होना मुश्किल है। प्रथम, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। मैं अच्छे से फोटो खींच के भेजा करो। जब तक नेतृत्वकर्ता अपने अधीनस्थों की भावनाओं को नहीं समझ पाएगा तब तक वह उन्हें अपने साथ भावनात्मक रूप से नहीं जोड़ पाएगा। और जब तक कोई व्यक्ति किसी से या किसी कार्य में भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाता तब तक वह अपने कार्य में 100% नहीं दे पाता। उदाहरण के लिए, बिहार के एक जाने माने IPS अमित लोढ़ा तब बिहार में भारतीय पुलिस सेवक के रूप में सेवा को संभाला तब उन्होंने पाया कि वहाँ के सामान्य लोग पुलिस वालों से काफ़ी डरते हैं, उनका विरोध करते हैं और कई अपराधियों का साथ देते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले अपने अधीनस्थों की कमियों को सुधारा व जनता को यह विश्वास दिलाया कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए ही कार्य कर रही है। और चंदन महतो जैसे अपराधी की गिरफ्तार किया, जिसे शेखपुरा के गब्बर के नाम से भी जाना जाता था। अतः वह अपनी समझ व नेतृत्व के कारण अपने कार्य में सफल रहे। ठीक है, एक अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा गुण नेतृत्वकर्ता में समझ व समावेशन का होना चाहिए। हर इंसान किसी भी विषय को लेकर के समान विचार नहीं है। थोड़ा यहाँ पे देखो, सेंटेंस फॉर्मेशन खराब है, नहीं रख सकता। उसके विचारों में भिन्नता का होना निश्चित है। अतः विचारों की भिन्नता को साथ लेकर आगे बढ़ना ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। उदाहरण के लिए, गांधी जी के आने से पूर्व कांग्रेस केवल अभिजात वर्ग तक ही सीमित थी, जिससे सफलता पाने में उसे बाधा का सामना करना पड़ रहा था। किंतु गांधी जी के आने के बाद उन्होंने हर क्षेत्र के लोगों को अपने साथ जोड़ लिया और अंत में विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। अन्य गुण एक सफल नेतृत्वकर्ता का परिश्रम है, जिसके बिना वह किसी कार्य में सफलता नहीं पा सकता। उदाहरण के लिए, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स कभी भी अपनी कंपनी में कार्य करने वालों को अपना अधीनस्थ नहीं मानते और न ही उन्हें कर्मचारी मानते। वे ज़्यादा कार्य होने पर अनेक उनके साथ काम करते हैं। और वर्तमान में हम जानते हैं कि एप्पल कंपनी आज कहाँ पहुँच गई है। एक सफल नेतृत्वकर्ता के अंदर अनुशासन व कार्य को पूर्ण करने की प्रबल इच्छा शक्ति होती है। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो उनके एक अजह प्रयास असफल हो गए थे। तब भी उनके एक महिला मित्र ने उन्हें छोड़ने को बोल दिया था, किंतु उनका दृढ़ निश्चयपूर्ण थे। अतः 12वें प्रयास में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। ठीक है, इस सफल नेतृत्वकर्ता अपनी टीम को हमेशा जोड़कर रखेगा। जैसे SLV के परीक्षण जब असफल रहा तब सतीश धवन ने संपूर्ण सफलता की जिम्मेदारी स्वयं पर ली और अगली बार जब उनका परीक्षण सफल रहा तब उन्होंने उसकी सफलता का श्रेय अपनी पूरी टीम को दिया। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। MS धोनी जैसे हर मैच में अपनी टीम में समन्वय रखता है, वही समन्वय परिश्रम उसकी टीम की सफलता का कारण रहा है। ठीक जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार यह संभव है कि एक सफल संस्था के सफल होने के पीछे एक सफल नेतृत्वकर्ता है। ठीक उसी प्रकार किसी संस्था की असफलता के लिए भी उसके नेतृत्वकर्ता ही है। जैसे यदि किसी संस्था के नेतृत्वकर्ता में सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम, साहस, सशक्त चरित्र बल आदि गुणों का अभाव है तो वह संस्था निरंतर पतन के कगार की ओर खिसकती चली जाती है। जैसे सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय के संबंध में देखने को मिलता है। उन्होंने अपने लोगों के साथ धोखा किया, अमृत डूबी ही, साथ ही सुब्रत राय को सजा भी भुगतनी पड़ी। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और देने चाहिए थे, आपने यहीं पे क्यों खत्म कर दिया? इसके नेगेटिव एग्जाम्पल भी देने चाहिए थे। निष्कर्ष यह है कि किसी भी संस्था के स्वरूप निर्धारण में उनके नेतृत्वकर्ताओं को अहम भूमिका होती है। अतः एक अच्छा, सच्चा, परिश्रमी, भावनात्मक बुद्धिमान ये संस्था सफल दिला सकता है। ये थोड़ा निष्कर्ष भी अच्छा करो और एक नेगेटिव एग्जाम्पल लाने चाहिए। वैसे एग्जाम्पल सही दिए हैं आपने। ठीक है, अब काजल की कॉपी बची है, वो चेक कर लेते हैं। इसने टॉपिक वाइज बनाया है। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं इन्होंने क्या पॉइंट कलेक्ट किया है महिला सशक्तिकरण को लेके। जैसे टॉपिक महिला सशक्तिकरण याद रखना कि हर साल क्वेश्चन आता ही है इससे, तो अच्छा है कि अगर इसने टॉपिक तैयार किया है तो। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से।
वाह कितनी अच्छी लाइन है प्रेमचंद, ये लिखा जा सकता है, अच्छा खासा है ये जीएस में भी लिखा जा सकता है, कहीं पे भी लिखा जा सकता है, अच्छी लाइन है ये। महिला सशक्तिकरण आज के समाज का एक महत्वपूर्ण विषय है जो महिलाओं के उनके अधिकार, स्वायत्तता और समानता प्रदान करने पर केंद्रित है। भारत जैसे विकासशील देश में यह विषय और भी प्रासंगिक हो जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण का मतलब केवल आर्थिक या शैक्षणिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण का इतिहास मानव सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। समाज की संरचना में महिलाओं की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है, लेकिन समय के साथ अनेक अधिकारों और समानता की स्थिति में परिवर्तन आया है। भारतीय समाज में महिलाओं को स्थान भेदों की विशिकाओं से लेकर स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगनाओं तक और आज के आधुनिक दौर में विभिन्न क्षेत्र में समान भागीदारी तक विस्तारित हुआ। ठीक है, अच्छा पैराग्राफ है। वैदिक काल में महिला को उच्च सम्मान प्राप्त था और संपत्ति में अधिकार और विवाह में समानता की बात की गई। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि प्रथाओं ने महिलाओं को कमजोर किया और शिक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिए। ठीक है, इसको ना थोड़ा ऐसा करना चाहिए। अब देख हम एंशिएंट काल में देखते हैं, ऐसे करके लिखना चाहिए तो पैराग्राफ लिंक दिख जाएगा। अभी अलग अलग दिख रहा है वो। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पूर्ण विवाह को बढ़ावा दिया। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने महिला शिक्षा का प्रचार किया। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी और कमला नेहरू जैसी महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। महिलाओं ने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष किया। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाएं चलाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बालिका शिक्षा और लिंग अनुपात में सुधार आए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा मिला। उज्ज्वला योजना महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान किया। सुकन्या समृद्धि योजना में महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए बचत योजना। अब देखो ये आधे आधे सेंटेंस छोड़ के, ठीक है कोई नहीं। 2023 में महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना। मिशन शक्ति अभियान। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट ने भारत का लिंग अंतराल सूचकांक 2023 में 127वां स्थान है। 55% से अधिक जन धन खाते महिलाओं के हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना में इसने महिलाओं को बचत और निवेश में शामिल होने में मदद की है। डिजिटल भुगतान में यूपीआई ने और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म ने महिलाओं के लिए लेन देन को सरल बनाया। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने महिलाएं भारत की कृषि श्रम शक्ति का लगभग 80% हिस्सा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वे फसल उत्पादन, पशुपालन और जैविक खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिला स्वयं सहायता समूह में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं। इसके पॉइंट अच्छे ऐसे नहीं है, ये पॉइंट अच्छे बनाए इसने। औद्योगिक क्षेत्र में भागीदारी। महिलाएं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में काम करती है। कपड़ा उद्योग, हस्तशिल्प और फूड प्रोसेसिंग में महिलाओं का बड़ा योगदान है, ये बात सही है। महिला सेवा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और आईटी क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है। 2023 तक भारतीय आईटी कंपनी में 35% महिलाएं कार्यरत हैं। स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना के तहत कई महिलाओं ने अपना व्यवसाय शुरू किया है। महिलाएं ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस में तेजी से कदम रख रही है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। लिंग आधारित भेदभाव से तात्पर्य है कि कैसे हम सिर्फ किसी शारीरिक संरचना में अंतर होने से हम किसी एक लिंग की तुलना में दूसरे लिंग के समूह को सर्वश्रेष्ठ मानने की गलती कर बैठते हैं। चाहे महिलाओं की तुलना में पुरुषों के ज़्यादा महत्व देना या फिर महिलाओं पुरुषों की तुलना में थर्ड जेंडर को महत्वहीन समझना, यहीं से लिंग आधारित भेदभाव की शुरुआत होती है जो प्रत्येक क्षेत्र में नजर आती है। ठीक है, आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्षगांठ मना रहे हैं, साथ ही G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम पर हम मुख्य रूप से जोर दे रहे हैं। इसी समय देश के किसी न किसी कोने में आए दिन महिलाओं के साथ रेप, यौन हिंसा, प्रसिद्ध एसिड अटैक, जबरन बाल विवाह जैसी घटनाएं दिल को झकझोर कर रख देती हैं, जो दिखाता है कि लिंग आधारित भेदभाव न केवल महिलाओं के लिए बल्कि संपूर्ण समाज, देश और विश्व के लिए खतरा है। आइए अब विषय की गहराई में प्रवेश करते हुए जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे लिंग आधारित भेदभाव हर किसी को नुकसान पहुंचाता है। सर्वप्रथम भारतीय समाज की बात करें तो हमारे देश में महिलाओं की 50% आबादी है, लेकिन इनकी तुलना में पुरुषों का अधिक महत्व दिया जाता है। इसकी शुरुआत बचपन से ही लड़कों को शिक्षा, खेलने कूदने के अधिक अवसर देने से शुरू हो जाती है। जैसे अवसर अक्सर हमारे परिवारों में भी यही कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के शर्मीली होते हैं, लड़कों को क्रिकेट या बल्ला और लड़कियों को गुड़िया खेलने के लिए दी जाती है। इसी भेदभाव की शुरुआत हम परिवारों से ही मान सकते हैं। इसीलिए किसी भी परिवार, समाज और देश की प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक महिलाओं को समान अवसर न दे। ठीक है, आज हम चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण की खुशियां मना रहे हैं, जिसमें सैकड़ों महिला वैज्ञानिकों का भी योगदान रहा है। साथ ही हमने सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला को भी आसमान में भारत का नाम रोशन करते देखा है।
आप सोचिए, यदि उन्हें आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं मिला तो विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान का लाभ हम सभी को कैसे मिल पाता है। ऐसे ही न जाने कितनी सुनीता कल्पना की पंखों को उड़ान भरने से पहले ही काट दिया जाता है। तो ये कितनी अच्छी लाइन है। हाल ही में प्रकाशित वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट में 2023 में भारत की रैंक 146 देशों में 127वीं। भारत की रैंक काफ़ी नीचे रहने का कारण ही लैंगिक भेदभाव है, क्योंकि महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और जन भागीदारी आदि के अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। जब भी ऐसी रिपोर्ट व इंडेक्स प्रकाशित होते हैं तो 2-4 दिनों के लिए अखबार, सोशल मीडिया आदि पर हंगामा होता है और बाद में सब कुछ वैसा ही सामान्य सा हो जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण में हमारे देश में बच्चों में कुपोषण और महिलाओं में एनीमिया की समस्या देखी गई है। इसका प्रमुख कारण लैंगिक भेदभाव की ही नजर आता है, क्योंकि एक तरफ परिवारों में लड़का और लड़की में खाने पीने को संबंधी भेदभाव किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ बाल विवाह है। कम उम्र में लड़कियों की माँ बनाना भविष्य निर्माण दे सकते हैं। वे स्वयं कुपोषण का शिकार है। इससे देश का सतत व समावेशी विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। हम सबने देखा कि किस प्रकार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का काल हमारे देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर कितना अच्छा रहा है। इसके बाद राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं के उदाहरण गिने चुने ही नजर आते हैं। आज भारतीय संसद में कुल सांसदों में मात्र 15% ही महिलाएं हैं। आज भी संसद में महिला आरक्षण को लेकर विधेयक लंबित है। देखिए पुराना अपडेट है भाई, हो चुका है वो तो। हालांकि पंचायती स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, लेकिन वहाँ भी सरपंच, पति, पिता, भाई की भूमिका अधिक नजर आती है। भारत सरकार द्वारा भी ऐसी अनेक योजनाओं की शुरुआत की गई है जो महिलाओं बालिकाओं के हित में कार्य कर रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना आदि लैंगिक भेदभाव को मिटाकर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कौशल विकास हेतु बेहतरीन कार्य कर रही है। आज सिविल सेवा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि एक महिला सिविल सेवा में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि महिला पुरुषों की तुलना में मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। ये बात सही है। महिला सशक्तिकरण समाज की समृद्धि, समानता और न्याय का मूल आधार है। यह केवल महिलाओं के अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज को बेहतर और प्रगतिशील बनाने के एक मार्ग है। शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर कार्य करके हम महिलाओं का एक सशक्त और सम्मानजनक जीवन प्रदान कर सकते हैं। एक समृद्ध और सशक्त समाज का निर्माण तभी संभव है जब महिलाओं को उनके अधिकार, अवसर और समान रूप से मिले। ठीक है, इसने टॉपिक वाइज बनाने का काम किया है। ठीक है, एटलीस्ट कुछ मेहनत किया और कुछ नहीं। चलो ठीक है, अब अपना 2015 पेपर निकालते हैं। चलो ठीक है, अभी कौन कौन है यहाँ पे? सब भाग गए? चलो ठीक है, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये सपने जो बात को सोने न थे, जैसे मैक ने भी बोला, प्रीति भी लिखा भी। देखो तुम लोगों को क्या कमी रही। कौन आ गया? अमित आया क्या? जी सर। अमित कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? बोलो इस टॉपिक के। वे सपने जो भारत को सोने ना दे। जी सर, बता रहा हूँ सर। वे सपने जो भारत को सोने ना दे, तीसरा नंबर है ना सर? वे सपने जो भारत को सोने ना दे, इसका थोड़ा सा ये है इंट्रो टाइप का। मुझे इसके लिए वो नहीं मिल पाया कोट कुछ अच्छा। भारत एक ऐसा देश है जिसने अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं के साथ साथ विकास और प्रगति के अनगिनत सपने देखे हैं। ये सपने न केवल हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और नेतृत्वकर्ताओं के थे, बल्कि आज के करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाएं भी रही है। ये सपने हमारे लिए प्रेरणा है, जो हमें आराम करने नहीं देते और हमें सतत प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे सपने जो भारत को सोने ना दें एक ऐसा विचार है जो देश के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति जिम्मेदारी, कर्तव्य और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रतिबिंबित करता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के सपने। भारत को 1943 में आजादी मिली, लेकिन यह आजादी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी। यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जिसमें एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करने का सपना शामिल था।
समाज में समानता का सपना जिन लोगों ने देखा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्य नेताओं ने ऐसे भारत का सपना देखा जहां जातिवाद, लिंग भेद और आर्थिक असमानता ना हो। आज भी महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता का सपना अधूरा है, लेकिन यह हमें प्रेरित करता है कि हम इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहें। आर्थिक समृद्धि और गरीबी उन्मूलन का सपना, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी से मुक्ति भारत का सपना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे नेताओं की योजनाओं में यह स्पष्ट दिखाई देता है। आज भी ग्रामीण विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का प्रोत्साहन और रोजगार सृजन प्राथमिक बनी हुई है। तीसरा है वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का सपना। भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का सपना वैज्ञानिकों जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और विक्रम साराभाई ने देखा था। चंद्रयान मिशन और गगनयान जैसे प्रकल्प हमें इस दिशा में प्रेरित करते हैं। भारत के आधुनिक सपने क्या हैं? आज के दौरान भारत में सामने ऐसे कई सपने हैं जो न केवल देश की स्थिति को बदलने की क्षमता रखते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे एक शक्तिशाली राष्ट्र बना सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना एक ऐसा विचार है जो भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र बनाना चाहता है। यह अपना हमें मेड इन इंडिया उत्पादों और जोर देने और विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए प्रेरित करता है। डिजिटल इंडिया का सपना, डिजिटल क्रांति के माध्यम से गांवों और शहरों के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास। यह सपना हर नागरिक को डिजिटल सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचाना प्रदान करता है। पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास का भी सपना देखा जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और हरित ऊर्जा में अग्रणी बनाना भारत के बड़े सपनों में से एक है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन और जल संरक्षण परियोजनाएं इस दिशा में हमारे प्रयासों को प्रदर्शित करती है। शिक्षा और कौशल विकास का सपना, प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और हर युवा को रोजगार परक कौशल प्रदान करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वे सपने जो भारत को सोने ना दे। भारत के समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन ये सपने हमें लगातार संघर्ष और प्रयास करने को मजबूर करते हैं, जैसे कि गरीबी का उन्मूलन। भारत का सपना है कि कोई भी नागरिक भूखा न सोए और हर परिवार के पास न्यूनतम आवश्यक संसाधन हो। यह सपना महात्मा गांधी के अंत्योदय के सिद्धांत में निहित है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचने की बात करता है। रोजगार सृजन, बेरोजगारी के समाधान के बिना भारत का आर्थिक विकास अधूरा है। हर युवा के पास रोजगार हो, यह सपना हमारे देश को रातों को चैन से सोने नहीं देता है। तीसरा है स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए सुलभ और किफायती बनाना एक बड़ा सपना है। आयुष्मान भारत योजना इसी दिशा में एक कदम है। सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सौहार्द, एक ऐसा भारत जहां जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर भेदभाव ना हो, यह सपना वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय दर्शन में निहित है। पांचवा है वैश्विक नेतृत्व का सपना। भारत का सपना है कि वे न केवल आर्थिक और सैन्य शक्ति बने, बल्कि एक नैतिक और सांस्कृतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विश्व का मार्गदर्शन करे। भारत का लक्ष्य है कि विश्व गुरु बनने का। G20 की अध्यक्षता और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बढ़ती भारत की भूमिका इस दिशा में बढ़ते कदम है। चुनौतियां और उनके समाधान क्या क्या हैं? जैसे कि असमानता, आर्थिक और सामाजिक असमानता। हमारे सपने जो हैं, उन सपनों की कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि आर्थिक और सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार विकास में सबसे बड़ी बाधा, राजनीतिक अस्थिरता, दीर्घकालीन योजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव, फिर पर्यावरणीय समस्याएं, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन प्रकृति के लिए और पूरे पृथ्वी के लिए घातक हो सकता है। समाधान, समावेशी विकास, सभी वर्गों और क्षेत्रों तक विकास का लाभ पहुंचाना। ये वे जो सपने भारत को सोने ना दे, उसके लिए कुछ समाधान भी हैं। सभी वर्गों और क्षेत्रों तक विकास का लाभ पहुंचाना। कौशल विकास, युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण, पारदर्शिता और जवाबदेही, ई गवर्नेंस और सशक्त नागरिक भागीदारी, हरित विकास, नवीनीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण। ठीक है सर, और हो गया है थोड़ा इसका निष्कर्ष।
वे सपने जो भारत को सोने ना दे केवल आदर्श नहीं है, वे हमारी सामूहिक आकांक्षाओं और जिम्मेदारियों का प्रतीक है। ये सपने हमें निरंतर याद दिलाते हैं कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो न केवल अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करे बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बने। भारत का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब हर नागरिक सपनों को अपने लक्ष्य बनाएगा और उनके लिए सतत प्रयास करेगा। यही सपने भारत की आत्मा है जो इसे कभी थमने या रुकने नहीं देते हैं। जी सर, हो गया। ठीक है, देखो ऐसे लिखने का तरीका बताता हूँ। मतलब मैंने माना कि अच्छे नंबर लाना तो वो तरीका सीखना चाहिए। अब देखो, वे सपने जो भारत को सोने न दें, ठीक है, तो वो कौन से सपने हैं? मतलब ऐसे कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क लगा के शुरू करना चाहिए। जैसे इंट्रोडक्शन तो चलो ठीक है, प्रीति ने शुरू किया, वैसे किया जा सकता है। तो पहले तो वे सपने कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन मार्क मैंने देखा, जितने टॉपर की कॉपी मैंने एनालिसिस किया है, तो उसमें वो जैसे इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन मार्क से कि हम ऐसे को लेके कैसे लेके जाएंगे आखिर में। बहुत ज़रूरी है एग्जामिनर के माइंडसेट में बनना कि तुम लोग ऐसे को कैसे लेके गए हो। अगर वो आपने यहीं पर डायमेंशन अच्छा बना दिया, नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि पूरा पढ़ने की प्रयास ज़्यादा लोग करते नहीं हैं। अच्छी बात है कि मनुष्य आलसी होता है, ठीक है। तो दूसरी बात आपके लिए भी ईजी रहेगा कि आप ऐसे को कैसे लेके जाते हो। तो पहले तो सपने क्या होते हैं, ठीक है, एक डायमेंशन ही बनाओगे सपने क्या होते हैं। वे सपने कौन से हैं जो भारत को सोने नहीं देते, ऐसा क्यों होता है, इसके कारण क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है। ऐसे करके 6-7 डायमेंशन आपको बनाना चाहिए। जैसे आप इंट्रोडक्शन के नीचे यहाँ से शुरुआत करना चाहिए क्वेश्चन मार्क लगा के। सबसे पहली बात तो ये होती है। तो इसी में एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि अच्छा आपने ये डिफाइन किया सपने क्या होते हैं, वो कौन से सपने जो भारत को सोने नहीं देते, क्यों नहीं सोने देते, उसके पीछे कारण क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है। और फिर आखिर में एक लाइन कि सपने वो सपने जो भारत को प्राप्त करने चाहिए ताकि आराम से अपन सो सके, इस टाइप से। तो ऐसे करके आप कंक्लूड कर दोगे ना, तो आपको खुद का भी एक ऐसे का फ्लो बन जाएगा। जिनके ऐसे में दिक्कत रहती है कि पता नहीं लगता हम डायमेंशन किधर जा रही है क्या है, तो उससे भी बच जाओगे। दूसरी बात ये है कि सिस्टमेटिक वैसे लिखोगे तो जितना ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, पहली बात। अब बात आती है, जैसे आप लोगों ने सबने बोला कि एजुकेशन बताया, किसी ने गरीबी बताया, भुखमरी बताया, स्त्रियों को लेके बताया, ठीक है, साइंस। हाँ बोलो बोलो प्रीति। वो मतलब जो सपने हैं उसको मतलब लिख के डायग्राम में बना के नहीं उसके बाद डायग्राम फिर नहीं लिख चलेगा, सकते हैं। नहीं डायग्राम नहीं चलेगा ऐसे में। मतलब मैंने देखा क्या ना, देखो 90% लोग ऐसे में डायग्राम नहीं बनाते हैं, 10% लोग बनाते हैं, किसी के अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। पर मेरा मानना चाहिए कि जो देखो इसमें ज़्यादा इनोवेशन नहीं करना चाहिए। देखो मेंस पहली बात अपने को ऐसा तो है नहीं कि गलती सुधारी जा सकती, तो ट्राई करो कि इसको जनरल वे में लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग लिखते हैं, मैंने देखा है, एक मेरा दोस्त ही था, उसने अरे ऐसा भी नहीं, उसके नंबर भी अच्छे आए, 130 134 नंबर आए हुए हैं। पर बचना चाहिए, वो सही तरीका नहीं है, ठीक है। जेन्युइन तरीका भाई, जिनके 150 नंबर भी आए हुए हैं, 160 भी आए हैं, उनका तरीका यही रहा, तो अपन वही तरीका अपनाएंगे ना, क्यों एक्सपेरिमेंट करें। वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब वे सपने जो बातों सोने नहीं दिए, आपने सब दिए, पर मेरा मानो जैसे आपने कास्ट वाला नहीं दिया, किसी ने कास्ट वाला नहीं बोला, आज भी जातिवाद है, छुआछूत है, ये कौन बोलेगा। ये भी तो एक इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जातिवाद है, छुआछूत है, ठीक है, सांप्रदायिकता है, अभी जिस लेवल पे चल रही है सांप्रदायिकता, ये कौन बोलेगा, ठीक है। भ्रष्टाचार तो बताया, पर भ्रष्टाचार को एक अच्छे तरीके से और रिप्रेजेंट करो। गरीबी भुखमरी तो आएगी, ठीक है, गरीब भुखमरी आएगी। स्वास्थ्य की जो लेके समस्या है, चलो वो बताया, प्रीति ने बताया था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, ठीक है। महिलाओं के प्रति जो मुद्दे हैं, इसमें रेप के केस, स्वतंत्रता, समानता, सब सारी चीज़ें आ जाएगी। महिला के प्रति जो जितने मुद्दे हैं वो सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें भ्रूण हत्या, बाल विवाह, वो सारी चीज़ें आएगी। दूसरी चीज़ आएगी स्वास्थ्य के प्रति स्वच्छता, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आएगी। क्योंकि आज देखो भारत कितना गंदा है, क्या है, कहीं पे शहरों में चले जाओ, नदियाँ प्रदूषित हो रही है,
तो आप ये देखो, अभी इसमें देखो डायमेंशन बन गया, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जुड़ गया है, ठीक है। पोल्यूशन है, दिल्ली में जाके देखो, ये इन्वायरमेंट से सेक्शन से जुड़ गया। दूसरी बात, अधिकारों की बात आती है। आज भी एक समाज है जहाँ पे दलितों को आज भी सोचो घोड़ी पे शादी, वो बोलते हैं दुल्हे को लेके नहीं जाया जा सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है आज के भारत में, ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। महिलाओं का अधिकार नहीं है। वो राजस्थान में एक IAS ऑफिसर था, उसको तो मार भी दिया सुनील था ना, धनवत्ता, लेकिन सुनील धनवत्ता की शादी में ही नहीं हुआ था। सुनील धनवत्ता जो ऑल इंडिया रैंक 22 आई 2022 वाले एग्जाम में, 21 वाले एग्जाम है ना, सोचो उसको ही नहीं निकालने दिया गया था। फिर वो पुलिस फोर्स के यूज करके, जो उस टाइम वो तो खुद IPS था, सोचो तब की स्थिति है ये। फिर उसने तो सर यूज करके किया था ना, शायद निकालवा लिया था। निकलवा लिया था, पर सोचो ना पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ी, ये समझनी विडंबना है ना, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें फिर और डायमेंशन क्रिएट कर सकते हो, पर ये जरूर लिखो, सांप्रदायिकता, जातिवाद, छुआछूत, भ्रष्टाचार आएगा ही, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन की बात भी आएगी, शिक्षा की गुणवत्ता की बात आएगी। शिक्षा तो ले रहे हैं सब लोग, और शिक्षा की गुणवत्ता की बात कौन करेगा? बेरोजगारी की बात कौन करेगा? बेरोजगारी आज भारत में है, आर्थिक असमानता है भारत में, आज एक अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर की आप लोगों ने लिखा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत अच्छा खासा ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो इसमें सारे सेक्शन ऑटोमेटिक आ गए हैं। फिर आखिरी में आपको ये भी बताना है कि समाधान क्या हो सकते हैं। ऐसा नहीं जैसे प्रीति ने ओनली प्रॉब्लम ही बताई, समाधान नहीं बताया, तो वो चीज़ भी याद रखना, समाधान भी आपको बताने हैं इसके। थोड़ा इनोवेटिव सजेशन भी देना, ऐसा नहीं है जो सरकार जो प्रयास कर रही है उनमें भी तो कमियां हैं ना, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना, अच्छा खासा ऐसे लिखा जा सकता है इसमें। चलो फर्स्ट टॉपिक, मैक बताइए, प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती। तो याद रखना, पहले मैं बता रहा हूँ, 2 डायमेंशन बनेगी, कर सकती है और नहीं कर सकती। ये समझ में आ रही है मेरे को। इसमें क्या है, तो बहुत इजी टॉपिक है। चलो मैंने लिखना स्टार्ट किया, लिखा ही नहीं गया। प्रीति तुमने लिखा है इस पे कुछ आइडिया, कुछ सजेशन देना चाहोगे प्रीति? सर मैंने तीसरा वाला बस लिखा था। तो आपने इस पे ऊपर काम भी नहीं किया? काम करना चाहिए ना, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो अमित तुम कुछ बोलना चाहोगे? जी सर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। क्या है सर, ये एक बार हमको सामने प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती है। देख लेते हैं पहले इंट्रो इसका। प्रौद्योगिकी और मानव शक्ति का संबंध, प्रौद्योगिकी और मानव शक्ति का संबंध एक जटिल लेकिन पूरक पहलू है। मानव सभ्यता ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से अनेक क्षेत्रों में क्रांति लाई है, लेकिन यह तर्क की प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित कर सकती है पूरी तरह सही नहीं है। यह कहना अधिक सटीक होगा कि प्रौद्योगिकी मानव कार्यों को सुव्यवस्थित और सशक्त करती है, लेकिन मानव के अद्वितीय कौशल, रचनात्मक और निर्णय क्षमता का विकल्प नहीं बन सकती है। और प्रौद्योगिकी का विकास और मानव जीवन में उसका प्रभाव क्या होगा? प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को आसान और प्रभावी बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। कृषि क्रांति से लेकर औद्योगिक क्रांति और फिर डिजिटल युग तक प्रौद्योगिकी ने हर क्षेत्र में काम करने के तरीकों को बदल दिया है। उदाहरण, औद्योगिक क्षेत्र मशीनों और रोबोट का उपयोग उत्पादन को तेज और कुशल बनाता है। और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीकों की चिकित्सा विज्ञान के उन्नत किया है और बीमारियों के निदान व उपचार को एकदम सरल बना दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट के ज्ञान को सुलभ और व्यापक रूप से उपलब्ध कराया है। घर बैठे यूनिवर्सिटी की शिक्षा को मुहैया कराया जाता है। घर बैठे प्रौद्योगिकी का मानव शक्ति पर प्रभाव, कार्यशीलता में बदलाव। ये प्रौद्योगिकी का जो मानव शक्ति पर कैसा प्रभाव होगा उसके बारे में देखते हैं। कार्यशीलता में बदलाव, पहले तो कार्यशीलता में बदलाव हो सकता है। प्रौद्योगिकी ने कई कार्यों को स्वचालित कर दिया, जिससे कि कम समय में अधिक उत्पादन संभव हो गया। उदाहरण स्वरूप फैक्ट्रियों में रोबोटिक्स का उपयोग, हालांकि यह कई बार श्रमिकों की नौकरियों पर खतरा उत्पन्न करता है, लेकिन इसके साथ ही नई भूमिकाएं भी पैदा होती है, जैसे कि प्रौद्योगिकी प्रबंधन, डेटा विश्लेषण और सॉफ्टवेयर विकास और प्रोडक्शन में तेजी लाने में
जितना अधिक प्रोडक्शन करेंगे उतना ही लोगों को रोजगार भी प्रदान किया जा सकता है। कौशल का पुनर्भाषित होना, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ श्रमिकों को अपने कौशल को अद्यतन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों का ज्ञान आवश्यक हो गया है। जैसे मानव तत्व का महत्व, प्रौद्योगिकी के बावजूद ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां मानव शक्ति की आवश्यकताएं बनी रहती है। रचनात्मक, नैतिकता और सहानुभूति और निर्णय लेने की क्षमता ऐसी विशेषताएं हैं जो केवल मानव के पास होती है। प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित क्यों नहीं कर पाएगी? इसका तर्क है रचनात्मक और नवाचार। प्रौद्योगिकी केवल वही कर सकती है जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया है। मानव मस्तिष्क की रचनात्मक और नवाचार के स्तर को प्रौद्योगिकी प्राप्त नहीं कर सकता है। उदाहरण कला, संगीत, साहित्य और वैज्ञानिक अनुसंधान ये रोबोट और मशीनें नहीं कर सकती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, निर्णय क्षमता, सहानुभूति और नैतिकता जैसे मानवीय गुणों की जगह मशीनें नहीं ले सकती। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर न केवल चिकित्सा डेटा का विश्लेषण करता है बल्कि रोगी की भावनाओं को समझकर सही उपचार का निर्णय कर लेता है। समस्या का समाधान और अनुकूलन, मानव कठिन परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम है, जबकि मशीनें पूर्व निर्धारित डेटा पर ही कार्य कर सकती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिकाएं, कई कार्य केवल सामाजिक संदर्भ में ही संभव होते हैं, जैसे कि शिक्षक का विद्यार्थियों को शिक्षित करना, राजनेताओं का नेतृत्व करना या न्यायाधीश का निष्पक्ष निर्णय देना। ये भूमिकाएं मशीनें निभाने में असमर्थ हैं। प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव शक्ति के पूरक के रूप में है। जैसे प्रौद्योगिकी को मानव शक्ति का प्रतिस्थापन मानने के बजाय उसका पूरक समझना चाहिए। उसके उद्देश्य मानव कार्य क्षमता को बढ़ाना और जीवन को बेहतर बनाना है। उदाहरण सहायता उपकरण, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग या आवाज पहचान प्रणाली, स्मार्ट तकनीक, कृषि में ड्रोन और सेंसर का उपयोग जिससे किसानों की उत्पादकता बढ़ती है। कुशल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी से डेटा विश्लेषण और प्रबंधन के माध्यम से बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। प्रौद्योगिकी और मानव शक्ति का सह अस्तित्व, प्रौद्योगिकी और मानव जो है दोनों का सह अस्तित्व भी होना आवश्यक है। मानव शक्ति और प्रौद्योगिकी का सह अस्तित्व ही समाज के विकास का आदर्श मॉडल है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र, डॉक्टर और मशीनों का समन्वय, बिना मशीनों के डॉक्टर कोई भी ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। शिक्षा क्षेत्र, शिक्षक और ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग। औद्योगिक क्षेत्र, श्रमिक और रोबोट का सहयोग। और इसको क्या कहते हैं कि एक सेकेंड से प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर सकती है। इसके पक्ष में प्राचीन इतिहास में देखते हैं कि प्राचीन इतिहास में प्रौद्योगिकी और मानव शक्ति का संबंध कैसा है। प्राचीन सभ्यता का विकास, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यताओं में मानव कौशल और प्रौद्योगिकी का अद्भुत संयोजन देखा गया है। उदाहरण सिंधु घाटी के जल निकासी तंत्र और मिस्र के पिरामिड जो मानव श्रम और प्रौद्योगिकी का एक सामंजस्य है। मानव शक्ति की अपरिहार्यता, प्रौद्योगिकी के कार्यों का आसान बनाया, लेकिन मानव कौशल और श्रम के बिना वह प्रभावी नहीं हो सकती थी। उदाहरण लौह और कांस्य युग में औजार और हथियार बनाने के लिए मानव कौशल आवश्यक था। मध्यकालीन भारत में देखते हैं कि कृषि और व्यापार में प्रौद्योगिकी का विकास। मध्यकालीन भारत में हल और सिंचाई तकनीकों का उपयोग बढ़ा, लेकिन कृषि पूरी तरह से मानव श्रम पर ही निर्भर है। उदाहरण फरक्का और बड़े बड़े बांधों का निर्माण, किले और स्थापत्य कला में भी ताजमहल, कुतुब मीनार, अद्भुत संरचनाएं मानव श्रम और तकनीकी कौशल का सामूहिक परिणाम है। यह दिखाता है कि मानव शक्ति की रचनात्मक के बिना प्रौद्योगिकी का महत्व बिल्कुल अधूरा है। आधुनिक इतिहास के में देखें तो मशीनें और फैक्ट्रियों ने उत्पादन को बढ़ाया, लेकिन मजदूर वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उदाहरण औद्योगिक क्रांति में कपड़ा उत्पादन मशीनें आई, लेकिन उनकी संचालन और प्रबंधन में मानव शक्ति की आवश्यकता बनी रही। रोबोट आपके प्रोडक्शन को तो बढ़ा सकती है, लेकिन आपके मैनेजमेंट को कोई व्यक्ति ही उसको चला सकता है। रोबोट मैनेजमेंट का काम
नहीं कर सकती है। स्वतंत्रता और संग्राम और प्रौद्योगिकी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ और अन्य तकनीकों का उपयोग किया गया, लेकिन विचारधारा और आंदोलन के नेतृत्व के लिए मानव शक्ति का ही योगदान रहा। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी देख लेते हैं प्रौद्योगिकी का, कि राजनीतिक निर्णय और नीतियों के निर्माण में प्रौद्योगिकी मददगार हो सकती है, लेकिन मानव संवेदनशीलता और नैतिकता के बिना यह असंभव है। और उदाहरण, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन केवल एक उपकरण है, निर्णय मानव ही लेते हैं। और कूटनीति का मानव हस्तक्षेप। प्रौद्योगिकी अंतरराष्ट्रीय संवाद को सरल बना सकती है, लेकिन कूटनीति और समझौते मानव क्षमता पर निर्भर करते हैं। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं, मशीनें और रोजगार। मशीनों ने उत्पादन को गति तो दी, लेकिन पूरी तरह से मानव श्रम को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। उदाहरण, भारत जैसे देश में कृषि और निर्माण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के बावजूद मानव श्रम की प्रासंगिकता बनी हुई है। व्यवसाय और प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन ने प्रगति की है, लेकिन नेतृत्व, योजना और समस्या समाधान के लिए मानव कौशल की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञान और साइंस और टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं कि इसका टेक्नोलॉजी की भूमिका। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, MRI, CT स्कैन जैसी तकनीकों ने चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति लाई, लेकिन डॉक्टर और नर्सों की भूमिका अपरिहार्य है। AI और रोबोटिक्स का उदाहरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जटिल कार्यों को पूरा कर सकती है, लेकिन निर्णय लेने और नैतिक मुद्दों को हल करने में मानव मस्तिष्क की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 और मानव शक्ति को देखते हैं। महामारी के दौरान तकनीक ने कामकाज में मदद की, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइनर वर्कर्स की भूमिका महत्वपूर्ण रही। चौथी, औद्योगिक क्रांति। प्रौद्योगिकी ने उत्पादन और सेवाओं को डिजिटल बनाया, लेकिन निर्णय और संवेदनशीलता मानव श्रम का ही हिस्सा है। अब इसका भौगोलिक परिदृश्य में देख लेते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं में मानव हस्तक्षेप। तकनीकी आपदा प्रबंधन में सहायता करती है, लेकिन बचाव कार्यों में मानव संवेदनशीलता और साहस आवश्यक है। उदाहरण, केरल बाढ़ और उत्तराखंड आपदा। जलवायु परिवर्तन, जैसे कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम यह तो मालूम कर सकते हैं कि किस जगह पे बाढ़ आई है, कहाँ भूस्खलन आया है, लेकिन वहां तक मदद पहुंचाने का काम त्वरित रूप से व्यक्तियों के द्वारा ही संभव हो पाता है। जलवायु परिवर्तन और मानव की भूमिका। तकनीक पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है, लेकिन इन प्रयासों का नेतृत्व मानव को करना होगा। भारत में देख लेते हैं कि प्रौद्योगिकी और मानव शक्ति में सामंजस्य। कृषि क्षेत्र, भारत में तकनीकी उपकरणों के बावजूद कृषि अभी भी मानव श्रम पर निर्भर है। औद्योगिक क्षेत्र, प्रौद्योगिकी उत्पादन बढ़ाती है, लेकिन रोजगार सृजन और श्रमिकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। डिजिटल इंडिया ने तकनीक को बढ़ावा दिया, लेकिन इसे संचालित करने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। और प्रौद्योगिकी की अपनी सीमाएं हैं। संवेदनशीलता और नैतिकता की कमी होती है प्रौद्योगिकी में। प्रौद्योगिकी की तर्क आधारित हो सकती है, लेकिन यह मानवीय संवेदनशीलता और नैतिकता को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है। सृजनात्मक और नवाचार जैसे कार्यों को प्रौद्योगिकी नहीं कर सकती है। प्रौद्योगिकी मानव मस्तिष्क की रचनात्मक को पुनः उत्पन्न नहीं कर सकती है। सामाजिक और सांस्कृतिक जटिलताएं, प्रौद्योगिकी समाज और संस्कृति की गहराई को नहीं समझ सकती है। और इसका हो गया है थोड़ा सा ये है, प्रौद्योगिकी मानव जीवन निष्कर्ष है इसका। प्रौद्योगिकी मानव जीवन को आसान और कुशल बनाने का साधन है, लेकिन यह मानव शक्ति को पूरी तरह प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। इतिहास से लेकर वर्तमान तक मानव मस्तिष्क संवेदनशीलता और रचनात्मक का महत्व प्रौद्योगिकी के साथ साथ बना रहा है। भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या अधिक और विविधता व्यापक है, मानव शक्ति और प्रौद्योगिकी का सामंजस्य ही सतत विकास का मार्ग है। यह कहना उचित होगा कि प्रौद्योगिकी मानव शक्ति का पूरक हो सकती है, लेकिन उसका विकल्प नहीं हो सकती है। हो गया सर? ठीक है, देखो जो अमित बताओ सही है, ठीक है, परंतु देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि कैसे ऐसे शुरू करना होता है। प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती, किसी कोर्ट से या किसी स्टोरी शुरू कर सकते हो आप, ठीक है, या क्वेश्चन मार्क से शुरू कर सकते हो, स्टार्टिंग वहीं से कर सकते हो। प्रौद्योगिकी क्या है, मानव शक्ति क्या है, प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित क्यों करना चाह रही है, ठीक है, क्या ज़रूरत पड़ रही है इसकी, ठीक है, करेगी तो किस प्रकार करेगी, क्या हर क्षेत्र में कर पाएगी, नहीं कर पाएगी उसके कारण क्या है,
ऐसे करके आप एक स्कीमा ढांचा बना सकते हो ऐसे का, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई इसको बहुत वेरिएशन, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इसके ऐसे में ऑटोमेटिक, तो अच्छे नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। नहीं तो अपन जैसे पहले क्या करते थे भाई, विस्थापित कर सकती है, नहीं कर सकती, कहाँ कर सकती है, वैसे करते थे। परंतु नहीं, मेरा मानना है कि थोड़ा अगर अच्छा नंबर लाना है तो वो डायमेंशन सोचो। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आराम से रिप्लेस किया है भाई, प्रौद्योगिकी ने मानव शक्ति को विस्थापित किया है। सबसे पहला बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहले बैलगाड़ी चलते थे, ठीक है, पर बैलगाड़ी नहीं, मतलब जैसे पहले ना, आज भी मेरे मामा खुद किए हैं काम, जैसे ठेला ढोने का काम जो खुद पकड़ के करते, बहुत पुरानी मूवियों में आप देखोगे। उसकी जगह सामान ढोने के लिए सोचो आज मान लो कि जितनी गाड़ियाँ आ गई, ये सब कुछ आ गए, ठीक है, तो भाई प्रौद्योगिकी ने किया है मानव शक्ति को। दूसरी जगह एग्रीकल्चर में मैंने खुद देखा है मेरे मामा के घर में कि वो पहले खुद से मतलब होता था हल जोतने का काम करते थे, ठीक है, पहले मानव करते थे, फिर धीरे धीरे बैल का यूज होने लगा, ठीक है, फिर आज तो ट्रैक्टर आ गए हैं, तो मानव शक्ति को स्थापित किया ही है। तो पहले अपन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में देखेंगे कहाँ कहाँ मानव शक्ति को इसने रिप्लेस किया है। तो पहली बात तो वो आएगी, तो लगभग देखोगे तो हर जगह मानव शक्ति को स्थापित कर दिया है, ठीक है। जैसे पहले याद करो कि जैसे एक गेहूँ निकालना, धान निकालना व्यक्ति खुद करता था, अगर पुरानी मूवियों में देखोगे आप, या आज भी अगर बिहार में जाओ तो वहाँ मिल जाएगा आपको। परंतु आज थ्रेसर मशीनें आ गई है, ये सब कुछ आ गया है। पहले राजस्थान में कुएँ खोदे जाते थे, ठीक है, परंतु आजकल बोरवेल होता है। तो प्रौद्योगिकी मानव शक्ति क्या है विस्थापित, ठीक है। अब अपन ये देखेंगे कि भाई कहाँ विस्थापित नहीं कर सकती मानव शक्ति को। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई प्रौद्योगिकी बनाने वाला ही मानव है। प्रौद्योगिकी अपने आप को शैली बना सकती है नहीं, तो उसमें भी तो मानव शक्ति लग रही है ना, उसको बनाने में सबसे बड़ी बात तो मानव का योगदान है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मैन पावर कहाँ जो है टेक्नोलॉजी उसको नहीं कर सकती। जैसे मान लो कोई दुर्घटना हुई है, या मान लो कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को टेक्नोलॉजी दे सकती है? नहीं दे सकती ना, ठीक है, वो एक डायमेंशन बता सकती है जैसे ऐसा हो सकता है, पर जो निर्णय लेने की क्षमता है वो क्या मैन पावर को रिप्लेस कर पाएगी टेक्नोलॉजी? नहीं। कुछ जगह कर सकती है, सजेशन दे सकती है, पर आप ये नहीं बोल सकते परफेक्ट वो दे पाएगी। मानवीय संवेदना का जो है उसको कर पाना क्या प्रौद्योगिकी कर सकती है क्या? ठीक है, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। संवेदना हो गई, भावनात्मक बुद्धिमत्ता हो गई, अब ये चीज़ को प्रौद्योगिकी नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, आजकल आप ये कर सकते हो, प्लानिंग बनाने का काम जो मान लो कि है, एआई जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, मैन्युफैक्चर सेक्टर में रोबोट आ गए हैं, ये टेक्नोलॉजी कर सकती है, परंतु क्या समाज के लिए ज़रूरी है अभी? जैसे मान लो, चलो ठीक है, जैसे एलन मास्क ने वो बनाया, ड्राइवरलेस कार बनाया, परंतु उसको भी ये डिसाइड करने के लिए कि भाई वो कहाँ चलेगी कहाँ नहीं चलेगी, वो भी तो मानव ही कर रहा है ना। अब उसको हर जगह नहीं चला सकते आप, हर देश के कानून अलग होते हैं। समाज के कानून बनाने के लिए कौन है? समाज से कानून बना सकती है क्या टेक्नोलॉजी? नहीं बना सकती। तो ऐसे करके बहुत सारे क्षेत्र आपको ढालने हैं जहाँ पे नहीं कर सकते। तो फिर आपको ये बताना है कि भाई कितना होना चाहिए, क्या प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को पूर्ण रूप से विस्थापित कर देने चाहिए, या कुछ क्षेत्र मानव शक्ति के हाथों में भी रहना चाहिए। तो ऐसे करके फिर आप ऐसे का कंक्लूड करोगे। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये ऐसे की जो थीम जो मैं बता रहा हूँ, ये नया तरीका सोचने का, इसके थ्रू अब आगे जब भी इसे ऐसे लिखोगे तो इस तरीके से सोचने का प्रयास करना। चलो ठीक है, भारत के सम्मुख संकट नैतिक और आर्थिक। एक मिनट मैं इससे पहले एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इससे थोड़ा तुम लोग समझोगे नैतिक संकट क्या होता है, आर्थिक संकट क्या होता है। जैसे मैं कल या परसों ही रात को झाड़ू निकाल रहा था ना, ठीक है, तो हमारी तरफ ऐसा माना जाता है कि रूढ़िवादी परंपरा है, ठीक है। तो मैं पहली बार मेरी इस पर नज़र गई कि मतलब हमारी तरफ ऐसा बोला जाता है कि अगर रात को अगर तुम झाड़ू वाड़ू निकालोगे ना, ठीक है, तो तुम्हारी लड़की पैदा होगी। तो एक सामान्य सी बात थी मेरे लिए जीवन में, चलो ठीक है। अब मान लो कि अपने भाई पहले बोलते हैं ना, बड़े बड़े लोग जो बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते हैं, उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो ये बात तो सही है भाई, रात को झाड़ू नहीं निकालना चाहिए। गलत इसलिए है कि भाई सभी बात, वो सही टाइम नहीं है उसका। परंतु सोचो कि समाज द्वारा उसको किस चीज़ से जोड़ा गया? महिलाओं के द्वारा, कि बेटी होगी, बेटी समझ रहे हो, बोझ है। तो कल वो मेरी चीज़ नज़र पड़ी कि मतलब महिलाओं को इतना नगण्य या तुच्छ समझा गया, जो उसके लिए बोला गया कि भाई आप ये काम मत करो नहीं तुम्हारी बेटी हो जाएगी, मतलब इतनी नकारात्मक छवि है। तो दोस्तों, जिस समाज की पितृसत्ता इतनी खतरनाक है,
जहाँ पे एग्जाम्पल या रूढ़िवादी परंपराएं भी जो महिलाओं से जुड़ी हुई है, तो वो है एक नैतिक संकट। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि बहुत सारी विडंबनाएं हैं समाज में, जो आप कभी उनको जांचने का प्रयास करोगे तब पता लगेगा कि यार ये तो कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट करके रखा है समाज ने। सोचा ऐसा क्यों नहीं है कि बस लड़का पैदा हो जाएगा। लड़का शुभ संकेत माना जाता है किसी भी समाज में, पिता सत्तात्मक समाज में लड़का शुभ संकेत माना जाता है, इसलिए नहीं बोला जाता। लड़की नकारात्मक मानी जाती है कि बोझ है वो, लड़की पैदा हो जाएगी तो उसका शादी कैसे करेगा, उसकी सुरक्षा कैसे करेगा, दहेज देना पड़ेगा। तो ये भी एक नैतिक संकट है। चलो ठीक है, मैं बोलो, भारतीय सम्मुख संकट नैतिक या आर्थिक, बताइए। भारत के सम्मुख संकट नैतिक या आर्थिक। हम गर्वित भारतीय हैं लेकिन अंधे नहीं है, कुछ सही नहीं है और हम ये जानते हैं। आज भारत संकट से गुजर रहा है और हम इसे एक दौर मानकर अनदेखा नहीं कर सकते। भीड़ द्वारा हत्या, बलात्कार, आर्थिक मंदी के साथ हम ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने की ओर नहीं बढ़ सकते और यह कल्पना नहीं कर सकते कि ये सब सड़क पर आने वाली बाधाएं हैं। स्पष्ट रूप से एक बुराई है जिसे जड़ से खत्म करने की जरूरत है, लेकिन हम किससे लड़ रहे हैं? क्या यह संकट आर्थिक है या नैतिक? एक राष्ट्र के रूप में हम किसके खिलाफ हैं? बोला ठीक। कुछ लोग कहते हैं कि यह आर्थिक संकट है जिसका हम सामना कर रहे हैं। पिछली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर में 5% से गिरावट आई है। बेरोजगारी दर में 6% से नीचे गिर गई है। पिछले महीने खाद्य मुद्रास्फीति में 7.89% तक पहुंच गई है। अर्थशास्त्रियों ने सटीक रूप से घोषणा की है कि हम आर्थिक अशांति में हैं। अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले कृषि क्षेत्र की हालत बहुत खराब है। यह सच है कि भारत में किसान कर्ज में ही पैदा होता है, कर्ज में ही जीते हैं और कर्ज में ही मरते हैं और कर्ज में ही उनका पुनर्जन्म लेते हैं। आंकड़ों के अनुसार हर दिन 31 किसान आत्महत्या की कोशिश करते हैं। अगर इन बुराइयों से तत्काल नहीं निपटा गया तो यह दौर हमारी नीति बन सकता है और हम दोबारा 1991 के संकट की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरी ओर एक ऐसा समूह है जो कहता है कि हम नैतिक संकट का सामना कर रहे हैं। हम एक बहुत पुरानी सभ्यता है लेकिन एक बहुत युवा राष्ट्र भी है, इसलिए हमारा समाज कमजोर, अस्थिर और सामाजिक रूप से असुरक्षित है। जब हमने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाया, हमने कसम खाई थी कि सहिष्णुता हमारी संस्कृति और प्रतिबद्धता होगी, लेकिन अभी तक हम इसे पूरे करने में विफल रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि निगरानी समूह द्वारा हमले, अनियोजित वैचारिक समाज के वर्गों के प्रति असहिष्णुता, हाल में घोषित राष्ट्रवाद बढ़ता जिसके परिणाम भीड़ द्वारा हत्या, दाभोलकर और पानसरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या, राजस्थान की शादी में मार दिया जाना इत्यादि जैसी समस्याओं से गुजर। इस प्रकार महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, हम महिलाओं के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं निम्न है या उनमें सोचने समझने की शक्ति कम है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपनी ही कीमत खोते जा रहे हैं जिस प्रकार से हम महिलाओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं। पिछले 15 सालों में हमारे यहाँ बलात्कार के 4 लाख मामले सामने आए और ये मामले ऐसे हैं जो सामने आ गए। इनमें से कुछ ऐसे मामले भी हैं जो कहीं ना कहीं दब कर रह गए या फिर झूठी इज्जत के कारण उनको बाहर नहीं लाया गया इत्यादि। महिलाओं की कामुकता जरूरत ने संकीर्ण मानसिकता को जन्म दिया है, चाहे वो कोलकाता रेप हो या लड़कों को देना हो। महिलाओं को निमन समझा जाता है और कोई ना कोई केस अगर एक बार उभर के सामने आता है तो वो कुछ के लिए उसकी हेडलाइन बनकर रह जाता है। उसके बाद सारी चीजें वैसी ही हो जाती है और फिर नए केस सामने आते हैं। जैसे निर्भया का दिल्ली का कांड हुआ था, उसने पूरे देश को चुप कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी लगातार कोलकाता रेप केस, हैदराबाद मर्डर केस इत्यादि नए केस हमारे सामने हर महीने या हर एक साल नए केस लेके आ रहे हैं। हालात से निपटने के लिए दृढ़ राजनीतिक की कमी होना, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का डर, शर्मनाक कानून व्यवस्था भी हमारी मदद नहीं कर रही। किंतु इसके साथ साथ हम संपूर्ण रूप से
सरकार को इसका दोषी नहीं ठहरा सकते। हमारा सामाजिक स्वरूप भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। लोग सामाजिक रूप से अपनी जवाबदेही नहीं देना चाहते। अगर नॉर्मली किसी गांव में किसी भी लड़की के साथ या महिला के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार होता है तो उसको ये कहकर चुप कर दिया जाता है कि तुम हमारे समाज की इज्जत हो, इसलिए तुम बात को यही दबा दो या उस बात को वहीं समाप्त कर दिया जाता है। कई कल्याणकारी योजनाएं लोगों की वजह से काम नहीं करती, क्योंकि वो उन योजनाओं को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने में हो गया। 1 मिनट सर, नहीं हुआ। तो किंतु इसके साथ साथ सामाजिक रूप से जवाबदेही लोग नहीं है। कई कल्याणकारी योजनाएं लोगों की वजह से काम नहीं कर रही। कई अध्ययनों से ये साबित हुआ कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों का प्रयोग गोदामों के रूप में किया गया, यानी जो योजनाएं सरकार के द्वारा लोगों की भलाई के लिए लाई जाती है उसका कहीं ना कहीं मिसयूज करना इन सबको पूर्ण रूप से लागू होने में असमर्थ करता है। अतः एक राष्ट्र के रूप में हमें दीर्घकालिक समाधानों में निवेश करना होगा, जीवन के एक स्थायी मार्ग और के लिए और भारत की स्वतंत्रता को निरंतर बनाए रखने के लिए और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए हमें इसकी ओर सतत प्रयास करना अत्यंत आवश्यक हो गया से। ठीक है, अमित है यहाँ पे? हाँ सर। बताओ। भारत के समक्ष संकट नैतिक और आर्थिक, तो इनको दो इसमें देखना है कि पहला भारत का जो संकट है नैतिक रूप से भी देखना है और आर्थिक रूप से भी वो देखना है। और भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, आज विभिन्न नैतिक और आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है। इन संकटों का प्रभाव न केवल देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने पर पड़ता है, बल्कि भारत के दीर्घकालिक विकास और स्थिरता को भी प्रभावित करता है। इस निबंध में हमें नैतिकता और आर्थिक संकटों का विश्लेषण भी करना है, जैसे कि भारत के समक्ष नैतिक संकट किस प्रकार से है। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी। भ्रष्टाचार भारत के नैतिक संकट का सबसे बड़ा उदाहरण है। शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इससे जनता का सरकार और संस्थानों पर से विश्वास कम हुआ है। नैतिक मूल्यों का भी पतन होता है। इससे नैतिक संकट यह है कि नैतिक मूल्यों का भी पतन होता है। सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों का ह्रास दिखाई देता है। स्वार्थपरता, ईर्ष्या, व्यक्तिगत लाभ, भाई भतीजावाद प्रवृत्ति समाज के नैतिक उदार को कमजोर कर रही है। उदाहरण स्वरूप रिश्वत और घोटालों की घटनाएं। सामाजिक असमानता और भेदभाव, जातिवाद, धार्मिक असहिष्णुता और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दे समाज में नैतिक संकट को और गहरा करते हैं। समानता और न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, जिससे समाज में विघटनकारी प्रवृत्तियां बढ़ती है। अब इसका नैतिक शिक्षा की कमी भी होती है। इससे शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों का चरित्र निर्माण पर जोर नहीं दिया जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि युवा पीढ़ी में नैतिकता और सामाजिक जिम्मेवारियों की भावना कमजोर हो रही है। महिलाओं के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति एवं धार्मिक असामंजस्य की भावना इसमें निहित है। भारत के समक्ष आर्थिक संकट किस प्रकार से है। बेरोजगारी भारत के सबसे बड़े आर्थिक संकटों में से एक है। युवाओं को उनके योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता, जिससे कि उनकी उत्पादकता और जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गरीबी, भारत में अभी भी एक बड़ा वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। गरीबी से जुड़ी समस्याएं जैसे कुपोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और अशिक्षा देश के विकास को बाधित करती है। असमान विकास भी इसका एक कारण है। भारत में आर्थिक विकास का लाभ समान रूप से सभी वर्गों तक नहीं पहुंचा पाया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच आर्थिक असमानता
बढ़ती जा रही है। महंगाई, मुद्रास्फीति के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, जिससे कि आम आदमी की क्रय शक्ति कम हो रही है। इसका प्रभाव विशेष रूप से निम्न और मध्यम वर्ग पर पड़ता है और फिर इसके उत्पादनकर्ता के भी ऊपर पड़ता है, जिससे फैक्ट्री पे भी महंगाई का असर पड़ता है। कृषि संकट, भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन यह क्षेत्र संकट में है। किसानों की आय कम है, कर्ज की समस्या है और प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम बना रहता है। जैसे कि आज हम खेती करते हैं तो हम प्रोडक्शन 1 रुपए की करते हैं, लेकिन उसको 1 रुपए का प्रोडक्शन करने के लिए हम 2 रुपए खर्च कर चुके होते हैं, जिससे कृषि घाटे में जा रही है। नैतिक और आर्थिक संकटों के कारण सत्ता लोलुपता और राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक दल अक्सर अल्पकालिक लाभ के लिए नीतियां बनाती है, जो दीर्घकालिक विकास के लिए हानिकारक होती है। इसलिए किसी भी सरकार को चाहिए कि वह दीर्घकालिक विकास पे ध्यान दे। शिक्षा और जागरूकता की कमी, नैतिक और आर्थिक मुद्दों के प्रति जागरूकता की कमी संकट को और बढ़ा देती है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के प्रभाव से भारत में आर्थिक असमानता बढ़ी है। हालांकि इनसे आर्थिक विकास को गति दी है, लेकिन यह समाज को कमजोर वर्गों के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। पर्यावरणीय समस्याएं भी हैं। पर्यावरणीय संकट भी नैतिक और आर्थिक समस्याओं को बढ़ाता है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए हानिकारक है। इसके कुछ समाधान के लिए सुझाव है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कानून, प्रभावी निगरानी तंत्र और नागरिक भागीदारी आवश्यकता है। डिजिटल लेन देन और ई गवर्नेंस से पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है। नैतिक शिक्षा का प्रचार, शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया जाना चाहिए। परिवार, समाज और शिक्षा संस्थानों को बच्चों में नैतिकता का विकास करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। रोजगार के अवसर को भी बढ़ाना होता है। सरकार को रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए। कौशल विकास योजना उद्यमशीलता को बढ़ावा और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन रोजगार संकट को हल करने में सहायक हो सकता है। गरीबी उन्मूलन के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। गरीबी उन्मूलन के लिए कल्याणकारी योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र में सुधार, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, सस्ते ऋण और नवीनतम तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ बीमा योजना, किसानों की सुरक्षित सुनिश्चित करना चाहिए। समान विकास की बात, सभी क्षेत्रों और वर्गों में समान विकास सुनिश्चित करने के लिए योजना बनानी चाहिए। ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास और शहरी ग्रामीण अंतर को कम करना आवश्यक हो जाता है। पर्यावरण संरक्षण, संसाधन के टिकाऊ उपयोग और हरित ऊर्जा के विकास पर जोर देकर आर्थिक और पर्यावरणीय संकट को कम किया जा सकता है। इसको देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा प्राचीन इतिहास के संदर्भ में। नैतिक संकट, प्राचीन भारत में वैदिक काल में नैतिकता को महत्व दिया गया, लेकिन समय के साथ सामाजिक असमानता बढ़ी। उदाहरण, जाति व्यवस्था का उदय और उसका कठोर जातीय व्यवस्था। आर्थिक संकट, प्राचीन भारत में कृषि और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। विदेशी आक्रमणों के कारण आर्थिक स्थिरता उत्पन्न हुई, जैसे सिकंदर का आक्रमण और मौर्य काल के दौरान आर्थिक पुनर्गठन। मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या संकट हुए नैतिक और आर्थिक के। नैतिक परिप्रेक्ष्य में मध्यकाल में सामाजिक और धार्मिक संघर्ष बढ़े। उदाहरण, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक भेदभाव। आर्थिक संकट किस प्रकार से था कि विदेशी आक्रमणों और राजनीतिक अस्थिरता के कारण आर्थिक संकट गहराया। कृषि उत्पादन में गिरावट और शहरीकरण में कमी हुई। उदाहरण के लिए दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान कर प्रणाली का दबाव का बोझ। फिर आधुनिक इतिहास में नैतिक और आर्थिक संकट को देखते हैं कि किस प्रकार रहा। नैतिक संकट जीवन उपनिवेशवाद ने भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों को कमजोर किया। उदाहरण, अंग्रेजों के द्वारा भारतीय संस्कृति और शिक्षा प्रणाली को हानि पहुंचाना। और इसका थोड़ा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है कि राजनीति में भ्रष्टाचार, नैतिक मूल्यों की गिरावट और जातिवाद जैसी समस्याएं उभर कर आए। उदाहरण, स्वतंत्रता के बाद राजनीति में बढ़ता परिवारवाद, भाई भतीजावाद।
आर्थिक संकट कैसा था कि स्वतंत्रता के बाद नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, लेकिन असमान विकास ने आर्थिक संकट पैदा किया। अतार्किक रूप से संसाधन का बंटवारा भारत में मुख्य कारण रहा। उदाहरण 1991 का आर्थिक संकट देखने को मिला। और विकास और समानता, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में विकास और समानता कैसी होनी चाहिए? आर्थिक विकास की गति असमान रही है। उदाहरण जैसे कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और गरीबी, बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधन बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ाते हैं। उदाहरण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का अभाव, वित्तीय संकट, बैंकों में बढ़ते एनपीए और कर्ज की समस्या। जैसे उदाहरण कि 2018 में IL&FS संकट उभर कर सामने आई थी। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो सामाजिक एकता और समरसता में कमी हुई है। उदाहरण मॉब लिंचिंग, धार्मिक असहिष्णुता। और भौगोलिक परिदृश्य देख लें, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण की समस्या हुई। उदाहरण भारत में लगातार बढ़ते चक्रवात और बाढ़, प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण, खनिज संपदा का अधिक उपयोग और जल संसाधन का अभाव। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी संकट उत्पन्न हुआ है। नैतिक और आर्थिक संकट का समाधान शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली के सुधार से हो सकता है। उदाहरण नई शिक्षा नीति 2020 को देखें। सतत विकास और हरित प्रौद्योगिकी, जलवायु संकट का समाधान सतत विकास से किया जा सकता है। उदाहरण अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। समावेशी विकास को देखें, आर्थिक असमानता को कम करने के लिए समावेशी नीतियां अपनानी होंगी। उदाहरण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। नैतिक मूल्यों का पुनरुत्थान, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से नैतिकता को पुनर्जीवित करना होगा। उदाहरण स्वच्छ भारत का अभियान, जो कि भारत में अब साकार होता हुआ दिख रहा है। अब निष्कर्ष है इसके थोड़े कि भारत को अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के बावजूद नैतिक और आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है। इन संकटों का समाधान ऐतिहासिक अनुभव और आधुनिक तकनीकी साधनों और मजबूत राजनीतिक नेतृत्व से संभव हो सकता है। एक सशक्त भारत के लिए आवश्यक है कि नैतिक मूल्यों और आर्थिक समृद्धि के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। हो गया सर? ठीक है। देखो, पहली बात तो ये पूछ रहा है कि भाई भारत के प्रमुख संकट नैतिक है या आर्थिक है। तो पहली बात तो मैं फिर वो बता रहा हूँ कि इसमें 4 डायमेंशन बनेगी भाई। नैतिक है, आर्थिक नहीं है। ठीक है, नैतिक नहीं है, आर्थिक है। ठीक है, ये बोलेगा नैतिक भी है, आर्थिक भी है, दोनों भी नहीं है। इनके अलावा और कुछ और है, जैसे पर्यावरणीय संकट हो गए, सामाजिक संकट, सांस्कृतिक संकट, ऐसे करके आपको आखिरी में वो भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका ऐसे कंप्लीट होगा। पहली बात। दूसरी बात भाई, नैतिक संकट और आर्थिक संकट के वापस आपसे में जुड़े हो सकते हैं कि इनमें ये संबंध होगा कि नैतिक भी रहेगा, आर्थिक भी संकट भी रहेगा। कैसे? जैसे संयुक्त परिवार का विघटन हुआ, वो किस कारण से हुआ? जब अपनी इकोनॉमी चेंज हुई। ठीक है, तो उसके कारण नैतिक संकट आया, संयुक्त परिवारों को विघटन हुआ। ठीक है, आज माँ बाप की भूमिका ज़्यादा नगण्य हो गई है शहरों के जीवन में। ठीक है, तो उस कारण से आर्थिक परिदृश्य जैसे जैसे बदल रहा है। आज अपन एथिकल वैल्यूज़ है, मॉरल वैल्यूज़ है, उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी के जो प्रिंसिपल वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, पहले खेती ज़्यादा होती थी तो आराम से लोग वो दे देते थे, दान वान दे देते थे, परंतु आजकल वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी है, तो ऐसे करके आपको बनाना ही है। ठीक है, अब या फिर आप अलग से भी लेके चल सकते हो, नैतिक संकट क्या होते हैं। ठीक है, नैतिक संकट के जैसे एक मैंने वही बताया। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि माता पिता की सेवा करने की जिम्मेदारी है, परंतु उसी समाज का नैतिक मूल्य होने के बावजूद भी वृद्धाश्रमों में आज बहुत ज़्यादा माता पिता लोग जा रहे हैं। ठीक है, बच्चों की परवरिश अच्छा करना चाहिए, एक नैतिक मूल्य है, उनको स्वतंत्रता का मूल्य ये सब सिखाना चाहिए, परंतु अपन ही है जो समाज ही है जो बच्चों पर प्रतिबंध लगाता है, महिलाओं पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो ये क्यों कारण है? तो भारतीय समूह संकट है ही। बाल विवाह जैसी समस्या आज भी बनी हुई है, दहेज प्रथा जैसी समस्या, भ्रष्टाचार जैसी समस्या बनी हुई है। ये नैतिक भी है और आर्थिक भी है। ठीक है, आर्थिक में ये चीज़ याद रखना कि और चीज़ें भी आएगी, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात आ जाएगी, कृषि में संकट है, वो आर्थिक ही है। भारत के जीडीपी तो हो रही है, परंतु उसका जो वितरण
वो अच्छे से नहीं है, वो भी एक आर्थिक संकट है, आर्थिक असमानता एक संकट है, ठीक है। उसके साथ साथ भारत में बेरोजगारी की समस्या है, वो भी तो एक संकट है। अब जब व्यक्ति बेरोजगार रहेगा तो स्वाभाविक बात नैतिक चिंताएं ऑटोमेटिक खत्म मतलब बढ़ेगी, वो क्राइम करेगा, खाली बैठा रहेगा तो रेप करेगा वो। तो ऐसे करके इसमें कोरिलेशन भी बताना है आपको, तो वो याद रखना जो एथिक्स में अपन बनाते हैं। एक ये पैराग्राफ, एक दोनों में अलग रहेगा संबंध, एक में दोनों में ओवरलैप वाला संबंध रहेगा, अरे एक रहेगा कि कुछ ही नहीं रहेगा। तो ऐसे करके इसको डायमेंशन आपको क्रिएट करना, तब जाके एक अच्छा ऐसे बनेगा। चलो ठीक है, लास्ट टॉपिक, क्या पूंजीवाद द्वारा समावेशी विकास आना संभव है? महक, पर मेरी किसी ने अगर कंप्लेन करती तो मैं नहीं बोल सकती। क्यों, क्या हो गया? अरे पर मैं ये बोल रही थी ना, तो किसी ने कंप्लेन कर दी पे जाके। अच्छा, कंप्लेन कर दी किसी ने? लाइब्रेरी में बैठी हो क्या तुम? तो सर लाइब्रेरी के बाहर बैठी हूँ, दूसरी लाइब्रेरी वाले से हमारी लाइब्रेरी का झगड़ा है, तो दूसरी लाइब्रेरी वालों ने कंप्लेन कर दी। अच्छा ठीक है, चलो अमित तुम कुछ बोलोगे? अमित, अमित है या नहीं? हाँ सर, हूँ मैं सर। बोलो। बोल रहा हूँ सर। क्या पूंजीवाद द्वारा समावेशी विकास हो पाना संभव है? और इसका यस और नो दोनों में बन सकता है। और पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली के रूप में जहां निजी स्वामित्व और लाभ कमाने की प्रवृत्ति प्रमुख है और वैश्विक स्तर पर आर्थिक प्रगति को प्रेरित किया है। हालांकि यह सवाल अक्सर उठता है कि पूंजीवाद के जरिए समावेशी विकास संभव है। समावेशी विकास का अर्थ है कि ऐसा विकास जो समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करे, गरीबी और असमानता को कम करे और पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करे। पूंजीवाद की संरचना और विशेषता कि पूंजीवाद किस तरह से लाभदायक हो सकता है। निजी स्वामित्व, संसाधन और उद्योग का नियंत्रण निजी व्यक्तियों या संस्थानों के पास होता है। मुक्त बाजार, मांग और आपूर्ति की ताकत बाजार की दिशा को तय करती है। प्रतिस्पर्धा, व्यवसाय के बीच प्रतिस्पर्धा से नवाचार और दक्षता को बढ़ावा मिलता है। लाभ केंद्रित दृष्टिकोण, पूंजीवाद का प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना होता है। समावेशी विकास का कुछ सिद्धांत है कि सामाजिक समानता, विकास का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए। आर्थिक अवसरों का वितरण, हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, चाहे वह किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से हो। पर्यावरणीय स्थिरता, विकास ऐसा हो जो प्राकृतिक संसाधन का संतुलित उपयोग करे। लोगों की भागीदारी, विकास की प्रक्रिया में हर व्यक्ति को शामिल करना। पूंजीवाद और समावेशी विकास के बीच संघर्ष क्या है? आर्थिक असमानता, पूंजीवाद के तहत संपत्ति और संसाधनों का वितरण असमान रहता है। अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती है, जिससे समाज के निचले वर्ग समावेशी विकास से वंचित रह जाते हैं। लाभ प्राथमिकता, पूंजीवाद में लाभ कमाने की प्रवृत्ति सामाजिक और पर्यावरणीय जरूरतों को पीछे छोड़ देती है। इससे गरीब और वंचित वर्गों की समस्याएं अक्सर अनदेखी रह जाती है। पर्यावरणीय हानि भी होती है। पूंजीवाद व्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है, जो पर्यावरणीय असंतुलन को पैदा करते हैं। जैसे कि औद्योगिक क्रांति में देखा जा सकता है कि फॉसिल फ्यूल और कोयले का इतना दोहन किया गया कि आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। सामाजिक असंतोष, समाज में बढ़ती असमानताओं और वंचित वर्गों की उपेक्षा से सामाजिक तनाव बढ़ता है। पूंजीवाद की सकारात्मक और समावेशी विकास की कुछ संभावनाएं आर्थिक प्रगति और रोजगार का सृजन कराती है।
पूंजीवाद प्रणाली ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास को तेज किया। मुक्त बाजार ने रोजगार के कई अवसर उत्पन्न किए। भारत में आईटी और स्टार्टअप सेक्टर इसका उदाहरण है, जहां पूंजीवादी ढांचे ने रोजगार और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया है। नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास, प्रतिस्पर्धा के कारण पूंजीवाद में नवाचार को बढ़ावा मिलता। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति ने वंचित वर्गों तक सेवाएं पहुंचाने में मदद की है। सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं कुछ। कई कंपनियां अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां CSR के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय सुधार में निवेश करती हैं। सरकारी नीतियों का साथ समन्वय, यदि सरकार उचित नीतियों और नियामकों का माध्यम से पूंजीवाद को नियंत्रित करे तो यह समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकता है। उदाहरण भारत की जनधन योजना और मेक इन इंडिया का पहल। समावेशी विकास के लिए पूंजीवाद की चुनौतियां और समाधान। असमानता को कम करना। चुनौती पूंजीवाद असमानता बढ़ाता है। समाधान प्रगतिशील का कर प्रणाली, न्यूनतम मजदूरी कानून और सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है। पर्यावरणीय स्थिरता। समाधान में पर्यावरणीय स्थिरता को देखते हैं कि चुनौती पूंजीवाद में पर्यावरणीय हानि अधिक होती है। समाधान हरित प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए निवेश को प्रोत्साहित करता है। सामाजिक सेवा में सुधार। चुनौती शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश कम होता है। समाधान सरकार और निजी क्षेत्र का संयुक्त निवेश। नीतिगत हस्तक्षेप को देखते हैं। पूंजीवादी बाजार को नियंत्रित करने के लिए सरकार को कड़ी नीतियां लागू करनी चाहिए। उदाहरण पर्यावरणीय कानून, श्रमिक अधिकार का संरक्षण। और भारत और पूंजीवाद का अनुभव कैसा है? भारत का पूंजीवाद का अनुभव कैसा है कि भारत ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद पूंजीवादी प्रणाली को अपनाया और इसका प्रभाव हुआ कि GDP में वृद्धि, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी, औद्योगिक और तकनीक की प्रगति। नकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच असमानता पैदा हो गया और पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हुई। हालांकि भारत ने योजनाबद्ध आर्थिक हस्तक्षेप और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पूंजीवादी असंतुलन को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। पूंजीवादी और समावेशी विकास संतुलन की आवश्यकता देखें। समाजवादी दृष्टिकोण के साथ पूंजीवाद में समाजवाद की कुछ तत्व जोड़ने से समावेशी विकास संभव हो जाते हैं। उदाहरण स्कैंडिनेवियाई देश स्वीडन, नॉर्वे ने पूंजीवाद और समाजवाद का संतुलन बनाकर समावेशी विकास को बढ़ावा दिया है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहयोग। निजी क्षेत्र के लाभ और सार्वजनिक क्षेत्र की सामाजिक जिम्मेदारियों को संतुलित करना आवश्यक है। सामाजिक निवेश भी जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में पूंजीवादी निवेश से समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सकता है। सतत विकास का लक्ष्य जो है, पूंजीवादी मॉडल को सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ना चाहिए। और इसका अंत में वो केवल निष्कर्ष है, पूंजीवाद अपने आप में समावेशी विकास की पूर्ण गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन यदि इसे सही नीतियां, सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास के सिद्धांतों के साथ लागू किया जाए तो यह समावेशी विकास के योगदान दे सकता है। भारत जैसी विकासशील देश में जहां आर्थिक असमानता और सामाजिक विषमता व्यापक है, पूंजीवाद और समावेशी विकास के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। यह संतुलन की समाज के प्रत्येक वर्ग के सशक्त बनाएगा और सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को साकार करेगा। तो वैसे ठीक है, देखो क्या पूंजीवाद द्वारा समावेशी विकास हो पाना संभव है, तो अपन वो पॉसिबिलिटी बताएंगे जो चांसेज है कि ऐसे हो सकता है। दूसरे ऐसे बताएंगे वो दुविधाएं क्या हैं जो इसको रोकती है। तीसरी है कि इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। क्या पूंजीवाद की जगह समाजवादी आएगा या साम्यवादी आएगा तभी समावेशी विकास हो पाएगा, या इसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके किया जा सकता है। तो ऐसे करके आपको डायमेंशन बनाना पड़ेगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये रहेगा कि क्या पूंजीवाद द्वारा समावेशी विकास संभव होना, तो पहली बात पूंजीवाद क्या होता है। तो पूंजीवाद में क्या होता है, व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है। पहली बात, पूंजी का ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, स्वतंत्रता रहेगी, जो व्यक्ति जो करना चाहता है वो करेगा। ठीक है, पूंजी का महत्व है, तो इसमें क्या रहेगा, जिसके पास पूंजी रहेगी वही ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, अब भाई जिनके पास पूंजी नहीं है वो समावेशी विकास कैसे हो पाए। समावेशी विकास का मतलब सबका विकास संभव हो पाना। तो इसमें एक थ्योरी लगती है ट्रिकल डाउन थ्योरी, कि भाई सबसे पहले कुछ लोग पैसे वाले बनेंगे, फिर उनके कारण वो नए नए रोजगार क्रिएट करेंगे, तो उनके कारण लोगों को धीरे धीरे रोजगार मिलेंगे।
फिर उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे इनकम नीचे जाती जाएगी। तो इसका ये डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं, टिकल डाउन थ्योरी बोलते हैं इसको। ठीक है, समावेशित विकास हो पाना तो संभव तो है, परंतु बहुत टाइम लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, राज्य जैसे मान लो कि अपन बात करते हैं अमेरिका की बात करते हैं, ठीक है, अमेरिका में पूंजीवाद जो है भाई चरम स्तर पे है, और वहाँ पे राज्य ने कल्याणकारी भूमिका भी निभाई। ऐसा नहीं है कि राज्य, इसलिए तो आजकल बोला जाता है कि नहीं तो कोई समाजवाद को पूर्ण रूप से अपना पा रहा है कोई भी देश, नहीं पूंजीवाद को पूर्ण रूप से अपना पा रहा है। अभी दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है, और इसके द्वारा ही अपन सफल प्रयास कर सकते हैं। तो समावेशित विकास, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यूट्यूब है। अब यूट्यूब एक तरीके से देखे जाएगा तो किसी ने बनाया, इसमें कैपिटल लगाया, आज वो खूब करोड़ों अरबों रुपये कमा रहा होगा, परंतु इसके कारण, ये पूंजीवाद की देन है यूट्यूब, परंतु इसके कारण जो छोटे मोटे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाकर, कोई खाना बनाने का, कोई स्टडी चैनल का, उससे भी लोग बहुत पैसे वाले बन रहे हैं। तो पूंजीवाद के द्वारा ये धीरे धीरे हो रहा है, होगा समावेशी विकास में टाइम लगेगा, ठीक है। परंतु वही है कि अगर समाजवाद में देखें अपन, राज्य कल्याणकारी होता है, तब मान लो जैसे PSC सेक्टर की स्थापना कर दी, वहाँ पे लोगों को रोजगार दे दिया, ठीक है, पर उसका भी एक नकारात्मक प्रभाव रहता है। तो ऐसे करके आपको प्रो एंड कॉन्स बताने हैं कि ऐसा नहीं है BC से हो जाएगा। फिर इसमें क्या है, जैसे CSR बताया अमित ने, हाँ वो भी एक अच्छा प्रयास है, CSR होना चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट का जो नुकसान हो रहा है, समावेशी विकास में सब आएगा। इसमें समावेशी विकास का मतलब ये होता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय सब तरीके का विकास, जो जिसमें कंक्लूड करता है वो समावेशी विकास होता है। तो पूंजीवाद क्या होता है, पूंजीवाद शोषण, उपभोक्तावादी मानसिकता को बढ़ावा देता है। तो उससे क्या, नेचर का दोहन हो रहा है, तो ये तो पर्यावरणीय संकट में है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, ठीक है। आर्थिक असमानता है, सामाजिक असमानता है पूंजीवाद के कारण, वर्गीय असमानता बन जाती है। तो वो सारी समस्याएं भी आप लिखोगे तब जाके एक अच्छा ऐसे बनेगा। चलो ठीक है, कल 2014 का कंप्लीट करके आना, सेक्शन है उसका, ठीक, लगभग 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ऐसे, फिर एथिक्स शुरू करेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।